नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा। आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन हैं। 31 मार्च 2024 को अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, इसमें आपने डोनेशन रिसीव की हैं 10 लाख रुपए, लेकिन बिजनेस रिसिप्ट्स, कंसल्टेंसी रिसिप्ट्स, कमर्शियल रिसिप्ट्स फ्रॉम वेरियस प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन, ये आपके एनजीओ में आ रही हैं 2 करोड़ रुपए। तो डोनेशन 10 लाख रुपए और बिजनेस रिसिप्ट्स, कमर्शियल रिसिप्ट्स, कंसल्टेंसी असाइनमेंट से आने वाली फीस 2 करोड़ रुपए। क्या इस इक्वेशन के चलते भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 आपके चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को टैक्स एग्जम्पशन देगा? क्या आपको एक चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन माना जाएगा? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पढ़नी होगी चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और इसके साथ हमें सेक्शन 11 सब सेक्शन 4A भी रेफर करना है कि किस प्रकार की बिजनेस एक्टिविटीज अलाउड है और आपको क्या कंडीशंस आपको मेंटेन करनी है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इस इक्वेशन को आप दिमाग में रखेंगे कि आपके एनजीओ में पिछले साल या किसी भी साल, ये एक इलस्ट्रेशन है आपके सामने, किसी भी साल के लिए, किसी भी बीते हुए साल के लिए, किसी भी आने वाले साल के लिए, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एटर्नल फॉर योर एटर्नल यूज। तो आपके एनजीओ में डोनेशन है 10 लाख रुपए, बिजनेस रिसिप्ट्स हैं 2 करोड़ रुपए। इनकम टैक्स एक्ट आपको चैरिटेबल माने ना माने, इस बात का हम शोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट में हमें चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन पढ़नी होगी। डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम समझेंगे कि साहब, अगर आप एक ऐसे एनजीओ हैं, अगर आप एक ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन हैं जो एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, रिलीफ ऑफ द पुअर, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके यहाँ बिजनेस रिसिप्ट्स कितनी भी हो सकती हैं किसी भी साल में, यह आपको ध्यान रखना है। आपकी बिजनेस एक्टिविटीज पर कोई किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके विपरीत, यदि आप एक ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन हैं जो एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, रिलीफ ऑफ द पुअर, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, इस पे काम नहीं करते हैं, आपकी चैरिटेबल एक्टिविटीज इन कंपोनेंट्स पे काम नहीं करती है, तो फिर दुनिया जहान की जितनी भी चैरिटेबल एक्टिविटीज बचती हैं उसे एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 15 आप क्लासिफाई कर देते हैं आखिरी क्लॉज में, आखिरी लिंब में, विच इज एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। तो अगर आपका एनजीओ जो चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहा है उससे क्लासिफाई किया जा रहा है आपके द्वारा या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, तो यहां पे हमें समझना होगा कि किसी भी साल जो आपकी कमर्शियल रिसिप्ट्स हैं, जो आपकी बिजनेस रिसिप्ट्स हैं, वो उस साल के टोटल रिसिप्ट्स का मैक्सिमम 20% ही हो सकती हैं। 21% होते ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस साल आपको टैक्स एग्जम्पशन देने से मना कर देगा। तो ये हमने इस सवाल का जवाब ढूंढा कि आपके यहाँ डोनेशन है 10 लाख रुपए, बिजनेस रिसिप्ट्स, कमर्शियल रिसिप्ट्स, कंसल्टेंसी फी आपके आ रही है 2 करोड़ रुपए। तो क्या आप अभी भी चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं जिसको सेक्शन 11-12 की एग्जम्पशन बनी रहनी चाहिए? तो इसका जवाब आपके सामने है कि साहब, अगर आप पहले चैरिटेबल पर्पस के डेफिनेशन के पहले 6 लिंब में आप काम कर रहे हैं तो आप चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन हैं, आपकी टैक्स एग्जम्पशन बनी रहेगी। और अगर आप क्लासिफाई होते हैं सबसे आखिरी क्लॉज में, जिसे हम जीपीयू कहते हैं, जर्नल पब्लिक यूटिलिटी कहते हैं, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जर्नल पब्लिक यूटिलिटी, वहां पे अगर आप काम कर रहे हैं तो यहां तकलीफ है, आपके एक साल की ग्रोस रिसिप्ट्स का मैक्सिमम 20% ही आप कमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हैं, यानी कि फीस लेकर और माल बेचकर आप रिसिप्ट्स अर्न कर सकते हैं। 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में आने वाली चैरिटेबल एक्टिविटीज के। गौशाला चलाना, जब आप गौशाला चलाते हैं तो आप ना तो एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं, ना मेडिकल रिलीफ प्रमोट कर रहे हैं, ना देयर इज रिलीफ ऑफ द पुअर, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट, आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एनजीओ चला रहे हैं, आप कोई ट्रेड प्रमोशन काउंसिल हैं, आप कोई चैम्बर हैं, आप कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, कोई ट्रेड एसोसिएशन है,
तो इस सभी प्रकार की जो ये दुनिया जहान की एक्टिविटीज़ बचती हैं, जो चैरिटेबल हो सकती हैं, जो कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट की हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को जनरल पब्लिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। और यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपकी कॉमर्शियल रिसिप्ट्स किसी भी साल टोटल रिसिप्ट्स का 20% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। अब हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से में आते हैं। क्या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को, किसी भी बिजनेस रिसिप्ट को आप चैरिटेबल एक्टिविटी मान सकते हैं? आंसर इज नो। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते समय जितनी भी बिजनेस रिसिप्ट्स, कॉमर्शियल रिसिप्ट्स, कंसल्टेंसी फीस से जो रेम्युनरेशन, कंसिडरेशन आपके पास आ रहा है, इसे आप घर लेके नहीं जा सकते, इसे आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इसे आपको वापस अपने मेन ऑब्जेक्ट्स को परस्यू करने में ही लगाना है। यह आपको सबसे पहले समझना होगा कि चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन में से पैसा निकाल के आप बाहर लेके नहीं जा सकते हैं। नंबर 1, तो सवाल यह उठता है, क्या कोई भी बिजनेस रिसिप्ट, एनजीओ चलाते समय, चैरिटेबल एक्टिविटीज करते समय, क्या किसी भी प्रकार की बिजनेस रिसिप्ट्स, कॉमर्शियल रिसिप्ट्स अलाउड हैं? इस सवाल का जवाब है एब्सोल्युटली नो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल वही बिजनेस एक्टिविटीज जो आपके मेन ऑब्जेक्ट्स के इंसिडेंटल हैं, केवल इसी प्रकार की बिजनेस एक्टिविटीज को ही आप अपने चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन में रन कर सकते हैं। तो whatever business activities, commercial activities, consultancy projects you are undertaking in your NGO, जिसके बदले में आपको फीस मिल रही है, आप माल बेच रहे हैं, कोई सेवाएं बेच रहे हैं, ये तब तक अलाउड है आपके एनजीओ में जब तक जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं वो एक्टिविटीज दे आर इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर एनजीओ। ऐसा नहीं कि आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करेंगे और उस पर आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगी। The consideration from these business activities, these must be incidental to your main objects। इसके एग्जाम्पल लेते हैं कि इंसिडेंटल क्या है। मान लीजिए आप एक गौशाला चला रहे हैं, तो गौशाला चलाते समय ये बिल्कुल इनहेरेंट है, मोस्ट नेचुरल है कि आपको फिर गाय का दूध बेचना ही पड़ेगा। आप दूध रख के क्या करेंगे? गौशाला चलाते समय गाय के दूध को बेचना, दिस इज एब्सोल्युटली इन सिंक एंड इंसिडेंटल टू योर मेन एक्टिविटीज, मेन ऑब्जेक्ट्स। आप एक स्कूल चला रहे हैं, स्कूल चलाते समय आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी बेचनी पड़ रही हैं, प्रोवाइड करनी पड़ रही हैं। आप एक स्कूल चला रहे हैं तो आपको स्टडी मटेरियल भी बेचना है, बुक्स भी आपको बेचनी है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज को इंसिडेंटल एक्टिविटीज कहा जाता है। आप एक हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल को चलाते समय आपको केमिस्ट शॉप भी खोलनी है, दवाइयां भी बेचनी है। तो इस प्रकार की इंसिडेंटल एक्टिविटीज से जो भी आपको बिजनेस रिसिप्ट्स, कॉमर्शियल रिसिप्ट्स आपको आ रही हैं, इसे हम इंसिडेंटल एक्टिविटी कहेंगे। नंबर 1, इसी प्रकार की एक्टिविटीज ही अलाउड है। नंबर 2, ये जो इंसिडेंटल एक्टिविटीज से आप जो बिजनेस रिसिप्ट्स कमा रहे हैं, इसकी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करनी होगी। तो 3 शर्तें आपको पूरी करनी है। नंबर 1, आप चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन के पहले 6 लिंब में आते हैं, यानी कि आप एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, रिलीफ ऑफ द पुअर, योगा को प्रमोट कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। यहीं पे आपकी एक्टिविटीज क्लासिफाई हो जाती हैं। किसी भी कीमत पे आपकी एक्टिविटीज जर्नल पब्लिक यूटिलिटी के क्लॉज में क्लासिफाई नहीं होती है। चलिए, यहां तक हो गया। तो दूसरा क्या करना है, जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं ये एक्टिविटीज इंसिडेंटल होनी चाहिए आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स के, हमने एग्जाम्पल से समझा। और ये जो आपको फीस, माल को बेचने से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, जो आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, इसकी आपको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। और जो भी ये बिजनेस एक्टिविटी से कंसीडरेशन आया है, इसको वापस अपने मेन ऑब्जेक्ट्स को परस्यू करने में ही लगाना है, इसे घर लेके बिल्कुल नहीं जाना है। तो इन कंडीशंस को आप कंप्लाई करते रहेंगे तो आपका चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन का जो टैक्स एग्जम्पशन का स्टेटस है वो बना रहेगा। आप एग्जाम्पल हमने लिया था कि डोनेशन 10 लाख रुपए है, बिजनेस रिसिप्ट्स 2 करोड़ रुपए है। अगर हम इन प्रोविजंस को रिलीजियसली, रिगरसली अप्लाई करें तो कुछ भी हो सकता है। डोनेशन आपने 1 साल में रिसीव की है 2 लाख रुपए, और बिजनेस रिसिप्ट्स, इंसिडेंटल बिजनेस रिसिप्ट्स, इंसिडेंटल एक्टिविटीज से होने वाली कॉमर्शियल रिसिप्ट्स 5 करोड़ भी हो सकती हैं, 10 करोड़ भी हो सकती हैं। तो 31 मार्च 2024 को अभी खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के लिए जब आप असेसमेंट ईयर 2024-25 के टैक्स रिटर्न भरेंगे
तो ये वीडियो सचमुच में आपके बहुत काम आएगा आपकी टैक्स एग्जाम्पशन को बनाए रखने के लिए। और साल दर साल आपकी टैक्स एग्जाम्पशन को बनाए रखने के लिए आपको ये चेक करना होगा कि हम कौन से लिंब में फॉल करते हैं, हमारी एक्टिविटीज लिमिटेड कैटेगरी हैं या अनलिमिटेड कैटेगरी की हैं, और सेक्शन 11 सब सेक्शन 4A के कंडीशंस को तो फुलफिल करना ही होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, एक अगली रिसर्च के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।